नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उपचुनाव में एक निर्दलीय जो कि बगावत में भी कांग्रेस के विधायकों के साथ था उस समय, आशीष शर्मा, वो जीत गए हैं। 3 चुनाव हुए हैं, 2 में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की है और बहुत कम मतों से आशीष शर्मा जीते हैं और वो जीतते ही दिल्ली पहुँचते हैं। सुधीर शर्मा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, वो भी हमीरपुर से हैं, सुधीर शर्मा और ये तीनों लोग वहां दिल्ली में भाजपा हाईकमान के बड़े नेता से मिलते हैं और उसके बाद ईडी का जो कार्यालय है वहां पहुंचकर वहां एडिशनल डायरेक्टर के साथ भेंट करते हैं और एक नई शिकायत दायर करते हैं और कुछ साक्ष्य उन्हें सौंपते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। अब ये घोटाले क्या है? हालांकि ये खबर जब चली, इस खबर का कंट्राडिक्शन भी किया गया, लेकिन उसके बाद इनके फोटो एक जारी हो गया। ईडी ऑफिस के बाहर फाइलें लेकर ये अंदर जा रहे हैं और इनका फोटो वायरल हुआ। और इन्होंने क्या साक्ष्य सौंपे हैं, तो जो हमें जो पता चला है, इन्होंने कुछ नए साक्ष्य भी सौंपे हैं। इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से जुड़े हुए कुछ ऐसे साक्ष्य सौंपे हैं जिसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक प्लॉटों की, औद्योगिक इकाइयों की खरीदो फरोख्त इसी सरकार में हुई और उसके बाद फिर से दोबारा हुई, इस तरह के भी डॉक्यूमेंट सौंपे हैं। वहीं खनन को लेके कि प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है और खनन नीति में जो बदलाव हुआ है वो व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए किया गया है। उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी सौंपे हैं और इसके अलावा उन्होंने जो टेंडर्स जो हुए हैं पिछले दिनों और लगातार सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा उन पे हमला बोलते रहे हैं सरकार को लेकर, उन टेंडर में क्या लैप्स रहे हैं, क्या किस तरह से, वो सारी जानकारी उन्होंने कुछ दस्तावेजों के साथ ईडी ऑफिस को सौंप दी है। जाहिर है सरकार की थोड़ी मुश्किलें फिर से बढ़ेंगी क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरने में ये लोग कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इनको भाजपा का, दिल्ली में भाजपा की सरकार है केंद्र की, उसका पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं पे सवाल ये भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की सीक्रेसी पे किसका पहरा है, क्योंकि कुछ खबरिए ऐसे हैं जो इन सभी सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं। बहुत सी सूचनाएं लीक हो रही हैं और दस्तावेज वहां तक पहुंच रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विशाल नेहरिया जी, हैं भाजपा के पूर्व विधायक हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। पंकज पंडित जी, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो मैं पंडित जी के पास जाऊंगा सबसे पहले। पंडित जी, देखिए उपचुनाव होते ही आशीष शर्मा कहाँ पहुंचते हैं? एक तो पहुंचते हैं गसोता महादेव, माथा टेकते हैं और उसके बाद अपना अटैची पकड़ते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं और चंडीगढ़ में दोनों साथी उनको मिल जाते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा। और वहां पे दिल्ली में सुधांश सिंह जी, चंडीगढ़ में भी पहले सुधांश सिंह जी से मिलते हैं बताया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली में हर्ष महाजन जी उनको लेके कहीं जाते हैं बड़े नेता के पास और अगले ही दिन वो ईडी के ऑफिस पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी फाइलें लेके। और आपकी भी चर्चा हुई होगी इन लोगों से, हमारी भी हुई है जैसे कि। तो अब सरकार के लिए भी नई परेशानी है और कहीं ना कहीं एक दो मंत्रियों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है अब। जी पंडित जी। देखिए पथरी, सबसे पहली बात कि सबसे बड़ा मेन टारगेट जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही उनके इशारे पे है और मंत्रियों के बाद सीधे जो लाइन जो है वो आगे ले जाने की है। और अभी तक जो पीछे जो 2 रेड पड़ी थी वो भी ऑफ द रिकॉर्ड, जो जहां तक हमें जानकारी है उसकी भी पहले शिकायतें गई हुई थी, उसी आधार पर यह कार्रवाई हुई थी। और अब औपचारिक रूप से जो है वो ईडी को शिकायत दी गई है। अपने आप में ये पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट ईडी को जाकर मिलके शिकायत दे रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले लगभग 4-5 माह से जो उछल-पुछल मची है, वो अभी थमने वाली नहीं है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, वो खुलेंगी। और
देखिए, पहले से ही तय था कि सुधीर शर्मा जिस तरह से रोज एक वीडियो जारी करते थे और उनके साथ एक फाइल होती थी और उसमें उन्होंने हर टेंडर की, आप देखिए जो स्मार्ट मीटर लगने थे वो टेंडर रोक दिया गया जब ये मुद्दा उठा था। तो ऐसी बहुत ज्यादा चीजें हैं, वो चाहे स्क्रैप का मामला हो, वो चाहे प्लॉट्स का मामला हो, वो चाहे अवैध खनन का मामला हो, वो चाहे केसीसी बैंक का वन टाइम सेटलमेंट का मामला हो, तो बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, वो चाहे नदौन भूमि खरीद मामला हो, बस अड्डा, ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर के भाजपा जो है चुनावों में खुले तौर पे आकर बता रही है। ये सारे मुद्दे छुपे हुए नहीं हैं, ये चुनावों में जनसभा में भाजपा के नेताओं ने उठाए थे। और जहां तक आप लीक होने की बात कह रहे हैं, तो जयराम का सबसे बड़ा बयान बार बार आता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके आसपास लोगों से बचिए आप, क्योंकि वही लोग हैं जो आपकी सरकार गिराएंगे, हम नहीं गिराएंगे। तो उनके बड़ा खुला उनका इशारा होता था कि कहीं ना कहीं जो है सीएम ऑफिस की नोटिफिकेशन पहले भाजपा के पास पहुंच जाती थी, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि सीएम ऑफिस से लेकर के हर जगह जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हैं जो हर सूचना उन तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर शर्मा तक हर फाइल पहुंची है, आशीष के पास फाइल पहुंची है, लखन पर, उन्हीं सब फाइलों को लेकर के जो है वो दिल्ली कूच हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से अगर प्रदेश की राजनीति में होना शुरू हो गया तो प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी, अभी हम ये कह नहीं सकते हैं। वहां दूसरी ओर सरकार ने भी अब जो है जांच अपनी तेज कर दी है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अब हेलीकॉप्टर कंपनी के पूछताछ के लिए कोर्ट से परमिशन ले ली गई है, हाँ, फोन जब्त टच हुए, वारंट मिल तो गया। दोनों तरफ से कार्रवाई जो है वो अब, ये मामला जो है ना पार्टियों से उठ के अब धीरे धीरे व्यक्तिगत होता जा रहा है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरू से ही सबका निशाना रहे हैं, क्योंकि ये जो 9 लोग हैं, ये जो नवरत्न है, इनका मानना है कि अगर इन्होंने पार्टी छोड़ी है या मजबूर हुए हैं, जिनमें 6 घर में बैठ गए हैं, उन सब का मानना है सबके लिए सबसे बड़े जवाबदेह या जिम्मेवार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो 3 लोग जीते हैं, वही चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन पंडित जी, जो घर में बैठे हैं उनमें एक राजेंद्र राणा है, बहुत राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, लेकिन फंस गए, हार गए कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में। लेकिन जो ये हमीरपुर के अंदर हो रहा है, कहीं ना कहीं पीछे होकर वो खुला खेल खेल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये सारी जानकारियां, चाहे वो इनकम टैक्स रेड है, चाहे ईडी की रेड है, ये उनके द्वारा पहुंचाई हुई बताई जा रही है। देखिए, मैंने पहले कहा था औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से अब ईडी को फाइलें सौंपी गई है। हमारी जानकारी के मुताबिक जब ये लोग भाजपा में शामिल हुए थे तभी पूरे के पूरे दस्तावेज जो है सौंपे गए थे, और तभी से भाजपा हमलवार हो गई थी चुनावों में इन सब मुद्दों को लेकर। सुधीर शर्मा तो बाकायदा रोज एक नया वीडियो जारी करते थे। हालांकि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली भी निश्चित तौर पर समझने वाली बात है, अगर ऐसे लूजपुल होंगे, अगर वाकई में भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो देश में एक एजेंडा बनाया जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, तो वो भी एक कांग्रेस पहले बयान दे चुकी है, नेगी जी ने पहले ही बयान दिया है, और कांग्रेस के कई नेता भी इस मुद्दे को लेकर के सामने आ रहे हैं। क्योंकि हार के बाद अब ये कार्रवाई जो है, इसका जनता में क्या संदेश जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने अभी तक उपचुनावों में कुछ बड़ा खोया, कुछ बड़ा पाया नहीं है। इस सारे में देखें तो हारी हुई तरफ में भाजपा ही बैठी हुई है। हालांकि भाजपा की भी जो है मंथन हो रहा है 2 दिवसीय जो है ऊना में, हालांकि उसमें नड्डा नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका भी मंथन हो रहा है कि ये जो 16 महीने से हम जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, वो सबसे पहले आप विधानसभा चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हारे, उसके बाद एक मिशन लोटस, भाजपा कहती है हम नहीं थे, लेकिन भाजपा की सरकारों के हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराना, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी, हरियाणा, उत्तराखंड, एवरीबॉडी नो हु इज बिहाइंड इट, वहां भी आपने मुंह की खाई। उसके बाद आपने 6 उपचुनाव में 4 सीटें हारी, 3 में तो लगातार 4 हार जो है वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। और ये हाईकमान भी सोच रहा है, इसीलिए इस मंथन में कई चीजें उठेगी। और ये 9 लोगों को कहां एडजस्ट करना है, भाजपा पर कार्रवाई अलग बात है, लेकिन इन 9 लोगों की राजनीति में क्या जगह होगी भाजपा की, बहुत ज्यादा सवाल है। पर कुल मिला के ईडी कार्रवाई करती है तो भाजपा इसे भ्रष्टाचार बताएगी और कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने में कि भाजपा इस तरह नहीं जीत पाई तो उस तरह से सरकार में कब्जा करने का प्रयास कर रही है। देखते हैं दोनों में किसका स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट जनता के बीच जाता है, और जनता को इस मामले में फाइनल अथॉरिटी होती है कि जनता इस पूरे मामले में क्या समझती है। जी, विशाल जी, आपके लोग फिर पहुंच गए हैं, और इस बार एक उद्योग मंत्री जो हमारे, उनको निशाना बनाने की भी कोशिश है।
उनके विभाग से जाहिर है कि बड़ी सूचनाएं ईडी को सौंपी गई हैं। उनमें चाहे बद्दी बरोटी वाला में, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों की खरीदो फरोख्त और मार्जिन, बड़े मार्जिन पे आगे बेचने की बात हो, और उसमें अधिकारियों की जहां पे भूमिका रही है वो भी है, और खनन नीति में बदलाव और उसका बेनिफिशियरी कौन, ये पूरी सूची वहां सौंपी गई है, और खनन विभाग भी उद्योग मंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री को निशाना बनाते बनाते अब उनके करीबियों की तरफ भाजपा बढ़ गई है। तो ये क्या इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है विशाल जी, क्या ये हिमाचल की राजनीति में ये कहीं उचित है ये? ठीक, डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आदरणीय संदीप जी हैं, उनका भी धन्यवाद, और भाई पंकज पंडित जी, उनका भी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, एक प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका साथ कौन देगा? कोई भी नहीं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, चाहे वो कांग्रेस का नेता होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रष्टाचार का साथ देने वाला है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए भी प्रत्येक नेता जो है, प्रत्येक किसी भी राजनीतिक दल का, वो उसमें साथ देगा। अब बात आती है कि यहाँ पर 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है वो दिल्ली परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय में गए हैं। तो मुझे ये जितनी भी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। पहले ये बहुत सारी खबर जो फ्लैश हुई बहुत सारे वेब पोर्टल्स में हुई, उसके बाद कई वेब पोर्टल्स ने उन्हें डिलीट किया और वहां पर ये भी कहा कि नहीं, अफवाह थी। अब मुझे नहीं पता ये इसमें सच्चाई कितनी सी है, पर अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा। पहले भी उठाई है और आगे भी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग उठाते रहेंगे। दूसरी बात क्या है, अभी जैसे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, हमने ये सारी चीजें देखी हैं, पर एक चीज है, जैसा कि आपने सुधीर शर्मा जी का जिक्र किया, उन्होंने चुनावों के समय में, जब उपचुनाव चल रहे थे, उस समय बहुत सारे तथ्यों के साथ आरोप जो है वो प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर लगाए थे। और उस समय कहा था कि जमीन किस तरह से 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की जमीन किसी व्यक्ति विशेष से खरीदी जाती है और सरकार को वही जमीन जो है वो सरकार 6 करोड़ रुपए में खरीद रही है। तो अगर ये फैक्ट्स हैं और अगर ये धरातल पर सच्चाई है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये जांच देखने की जरूरत भी है और इसको जांच करने की भी आवश्यकता है। और अगर इन सारे विषयों को लेकर आज अगर विषय उठ रहा है, आवाज उठ रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को इसमें पीड़ा नहीं होना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उन्हें सजा मिलेगी, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वो भी बात सामने आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब। जी, लेकिन देखिए एक तरीका होता है, किसी भी शिकायत का एक तरीका होता है। पहले आपकी पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है, और ये लोग कौन है? ये लोग, ये 3 लोग जो ईडी के ऑफिस पहुंच रहे हैं और राजेंद्र राणा जी पहुंच रहे हैं, कौन लोग हैं? ये कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। आशीष शर्मा भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, निर्दलीय पे तौर पे था, किस्मत साथ देगी, जीत गए। और दूसरी बात ये भी है कहीं न कहीं कि आशीष शर्मा मुख्यमंत्री के निशाने पे रहे हैं। उनके कहा जा रहा है कि चारों के चारों क्रशर बंद चल रहे हैं। लगातार स्टेट की एजेंसियाँ उनके पीछे हैं। उनके टेंडरों को रोक दिया गया है, जो उन्होंने टेंडर लिए हैं। ज़ाहिर है ये दुश्मनी, पंडित जी ने ठीक कहा कि ये निजी होती जा रही है। भाजपा तो एक शेल्टर दे रही है क्योंकि वो केंद्र में उसकी सरकार है, ईडी उसके हाथ में है, नियंत्रण में है। तो ये कहीं न कहीं जो लड़ाई है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, ये बागी बनाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पिसेंगे, ज़ाहिर है कई लोग पिसेंगे, ये लोग तो पिस ही गए हैं बागी, लेकिन अब इनकी जो हरकतें हैं उससे दुश्मनी बढ़ेगी, और ये दुश्मनी कल को भाजपा कांग्रेस का रूप ले लेगी और ये निरंतर चलेगी। ये प्रदेश की राजनीति के लिए कहीं न कहीं विशाल जी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब धूमल जी 98 में बने तो उनको भी पहली बार मुख्यमंत्री थे, उनको भी सलाह दे दी गई कुछ बुद्धिजीवी लोगों द्वारा, उनमें पत्रकार भी शामिल थे, ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे।
और उनके इर्द गिर्द घूम के सलाह दे दी गई कि सागर कत्था मामला है, वीरभद्र सिंह जी को लिटा दो, प्रेम कर दो, और सागर कत्था मामला चलता भी रहा और दुश्मनी शुरू हुई, हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और अधिकारियों ने भी उनको भी पोस्टिंग नहीं मिली कहीं ना कहीं, और वो बुद्धिजीवी पत्रकार भी भटकते रह गए कहीं ना कहीं, पार्टी बने उसमें। उसके बाद वीरभद्र जी आए सत्ता में, उनको कि रामलाल ठाकुर जी, इनके वहां से संदीप सांख्यान जी के, उन्होंने एचपीसी क्रिकेट का विवाद शुरू करवा दिया उनके साथ। फिर फिर आए वीरभद्र जी, केंद्र में चले गए थे अच्छे भले, यहाँ पे धूमल जी की सरकार रिपीट होने के कगार पे थी, किसी ने सीडी कांड की उंगली दे दी उनको कहीं ना कहीं, उन्होंने सीडी वाले में विजिलेंस में केस दर्ज कर दिया, वीरभद्र जी फिर आ गए। तो ये दुश्मनियां, सियासी दुश्मनियां उन लोगों, चलो दोनों लोग आज एक दुनिया में नहीं है, एक राजनीति में भी सक्रिय नहीं है, लेकिन अब फिर से सुक्खू जी की दुश्मनी कहीं ना कहीं अब भाजपा के साथ, चाहे जयराम जी हैं, बिंदल जी हैं, नड्डा जी हैं, चाहे अनुराग जी हैं, चाहे हर्ष महाजन जी हैं, चाहे सुधीर शर्मा जी हैं, नई दुश्मनी एक जन्म ले रही है, और ये प्रदेश के हित में नहीं है कहीं ना कहीं। जी विशाल जी। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत किसी को टार्निश करने पर आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतन का बहुत बड़ा विषय है। हिमाचल प्रदेश जैसी जो कि एक देवभूमि कहलाई जाती है, आज पूरा देश जो है हिमाचल प्रदेश को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। पूरे भारत देश के लोग जो है हिमाचल को घूमने के लिए आते हैं, निहारने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई का संदेश देना जो है वो उचित नहीं है। परंतु मैं देखो एक बात पहले बार बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी और लड़ाई भी उसके खिलाफ लड़ी जाएगी। दूसरी बात देखो, आपने एक बात बोली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की जाए ना, देखिए ये किसी के अधीन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सारा विषय आ रहा है, भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर हुआ है, तो उसके ऊपर ईडी जो है अपनी कार्रवाई करेगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने किया होगा। देखिए और दूसरी बात पता क्या है, बहुत सारे उदाहरण आपने पहले वहां पर दिए। मुझे लगता है कि जब जब व्यक्तिगत लोग को लेकर जो है अगर हमने इस प्रदेश का खजाना लूटा है तो मुझे जी लगता है कि वह गलत काम था, प्रदेश के हित के लिए नहीं था। और अगर आज भी हो रहा है व्यक्तिगत लोग में प्रदेश के खजाने को अगर हम लोग लूटने का काम कर रहे हैं तो वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ कंसर्न विषय जो नहीं, इतना सा है। वो बात आपकी ठीक है। मैं एक दो सवाल करूंगा आपसे। देखिए, सुधीर शर्मा जब कांग्रेस में थे, एक्स पूर्व विधायक थे, जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने शिव धाम प्रोजेक्ट के जो टेंडर में जो विसंगतियां हुई, वो मामला बार बार उठाया। तो क्या सुधीर शर्मा जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल का वो मामला भी उठाएंगे? ये भी सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो तब भी हुआ होगा। ठीक है, और भी कई मामले हैं इस तरह के। पाइपों की खरीद आईपीएच विभाग में बड़े पैमाने पे हुई, ये लोग उठाते रहे जो आज बागी होके इधर हैं। तो क्या इस पे भी जांच होगी? क्या ये भी ईडी को रेफर किए जाएंगे? फिर अगर जांच हो तो फिर सबकी हो, सवाल ये है। नहीं तो डॉक्टर जनता साहब इसे देखिए, राजनीतिक मुद्दा मानेगी कि राजनीतिक लड़ाई में ये हो रहा है सारा। डॉक्टर साहब देखिए भ्रष्टाचार के विषय में मैं भी और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी से कोई भी ऐसा नेता जो है वो भ्रष्टाचार का साथ देने वाला नहीं है। अगर प्रदेश की सरकार को लगता है तो बहुत सारी एजेंसियां जो है वो प्रदेश सरकार के अधीन भी हैं, आप उनसे जांच करवाइए। और अगर आपको लगता है कि उनसे सेटिस्फैक्ट्री आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप केंद्र की जांच एजेंसी को समर्पित कर सकते हैं। देखिए जांच जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली जो वो यहाँ पर होगी, इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात तो यहाँ पर दिया है, देश के अंदर एक पारदर्शिता दी है हर एक विषय को लेकर, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विषय में लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिस पे जांच होनी चाहिए, जिस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश के अंदर लाके रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर भूतपूर्व की सरकार में जो अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है तो आपके पास प्रदेश की एजेंसियां भी हैं, अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप केंद्र की एजेंसियों को जो है वो इन जी मामलों को समर्पित कर सकते हैं। जी संदीप जी, जाहिर है राज्य की जांच एजेंसियों पे इनको विश्वास नहीं है, इसलिए केंद्र के पास पहुंच रहे हैं। और ईडी का दायरा इतना बड़ा है, वो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में जाकर कुछ भी कर सकती है, खोजबीन कर सकती है। उसे अगर सीबीआई को भी राज्य में घुसना हो तो स्टेट की उसको इजाजत की जरूरत पड़ती है। लेकिन ईडी के पास इतने अख्तियार हैं कि वो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो उनका टारगेट है ही है इन लोगों के,
लेकिन आसपास के और उद्योग मंत्री के बारे में बड़े दस्तावेज आप सौंप के आए हैं ये लोग। जी। ऐसा आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 विधायक जो अभी ईडी में गए हैं, वो उनका अधिकार है। वो जहां जाना चाहते हैं, ईडी जाएं, इनकम टैक्स जाएं, सीबीआई जाएं, है ना। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्होंने बात की है, तो उसमें मैं कांग्रेस की जो भूमिका है और सरकार की जो भूमिका है, मैं उससे सहमत हूं कि हम लोग भी भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी कभी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। लेकिन देखने की बात है कि फरवरी माह के बाद जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर घटा है, उसके बावजूद ये चीजें सामने आई है। और जिस अदम्य साहस से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस रणनीतिकार के रूप में पेश आए हैं, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद जो वर्तमान परिणाम है, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। कारण उसका है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, हमारे सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश का आवाम भी जानता है कि उसके बाद क्या हुआ, किस तरह की रणनीति यहाँ पे तय की गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका कैसे सामना भी किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जाना चाहते हैं तो ये जाएं, लेकिन इस तरह की छींटाकशी करने के लिए बीच में आपने इस चर्चा के अंदर जिक्र आया हर्ष महाजन जी का, इस चर्चा में जिक्र आया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। अब मैं कहता हूं कि अगर ये पटकथा हर्ष महाजन जी ने और जयराम जी ने मिलकर लिखी है या इनके साथ कोई और भी साथ थे, तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल धराशायी, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष का इस देश का नेतृत्व है, वहां पे ये एक्सपोज भी हुए हैं। अब जब कुछ नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि माननीय सुधीर शर्मा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और ये आशीष जी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो बने हैं और उनके विधायक भी बने हैं, लेकिन अब भी ये वहां पे एज ए स्टूज, भारतीय जनता पार्टी के स्टूज की तरह, स्टूज के नाते जो है वहां पे अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं। ठीक है, करवाए, ये इनका अपना मन भी है, अपना विचार भी है, अपनी सोच भी है, और जो तथ्य है जो सामने है वो अभी ड्यूरिंग जो उपचुनाव था, उपचुनाव के मध्य में भी इनकम टैक्स आया, ईडी आया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने या इनकम टैक्स ने या ईडी वालों ने कोई चीज सामने लाई है कि कोई तथ्य आए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया में कई चीजें जानकारी दी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की होगी, तो मुझे जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन में आज तक कुछ ना कुछ चीजें निकल के सामने आनी चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को यह लगता है कि हमारी जितनी भी रणनीति थी इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, वो फेल हो चुकी है, तो क्यों ना हम केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को और हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करें। इस वजह से ये सारा के सारा जो है, अब अगर इसको मुहावरे की भाषा में कहें तो वो वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह का प्रकरण रहता है, आपने बीच में औद्योगिक नीति की भी बात की, मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक नीति जो थी वो 2019 में बनी थी, खनन नीति की भी मैं आता हूँ, मैं खनन नीति के ऊपर भी आ रहा हूँ, मैं खनन नीति के ऊपर भी आ रहा हूँ, और पहले उद्योग नीति की बात करें क्योंकि आपने उद्योग मंत्री का नाम भी बीच में लिया, तो मैं ये कहता हूं कि उसके अंदर भी वो जो 2019 में नीति बनी थी उसको कंटिन्यू 2022 में किया गया, अब 2025 में किया गया, उसमें हिमाचल के रोजगार का भी विषय है, और औद्योगिकरण में पिछली जो आपदा आई थी उसके अंदर 300 करोड़ के आसपास नुकसान भी हुआ था। अब मैं खनन नीति के ऊपर आता हूँ। खनन नीति के अंदर कुछ बदलाव जरूर अवश्य हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार जो है किसी अपने चहेतों को या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को या किन्हीं नेताओं को कोई अनवांटेड प्रिविलेज देना चाहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये था कि जो खनन नीति के अंदर जो वहां पे अवैध खनन हो रहा था, जो वहां पे जितने बड़े एग्जावेटर लगे थे या जेसीबीज लगी थी जिस वजह से वो चीजें एग्जावेट होती थी, उन चीजों के ऊपर लगाम लगाई है। हमारा खनन से, इससे खनन नीति के माध्यम से जो हमारा 200-250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था उसको एनहांस करने की जरूरत की आवश्यकता है। तो हम हमारे जो इसमें नीति के अंदर जो नई चीजें लाई गई है, तो हमारा जो राजस्व है खनन से, हम उसको 500 करोड़ रुपए तक जो है ले जाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। और उसके अंदर जो खनन से जो अवशेष प्राप्त होते हैं और उनकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाए, उसके ऊपर काम हुआ है। लेकिन सवाल कुछ और मैंने उठाया, आप पहुंच कहीं और के। मैंने बोला कि खनन नीति में बदलाव हुआ
और वो एक परमिशन स्पेशल आप भी जानते हैं किसको दी गई है, और एक ही उसी का दस्तावेज उन्होंने सौंपे है कि बेनिफिशियरी कौन है उसका। जब खनन नीति में बदलाव हुआ तो उसका बेनिफिशियरी किसको बनाया गया, वो सवाल है, वो सवाल उठाया गया है बेसिकली। नहीं ठीक है, उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, उसके लिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी मुकर रहे हैं, ना हम लोग मुकर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी मुकर रही है, ना सरकार मुकर रही है। अगर वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट द इन्वेस्टिगेशन कम आउट, उसके बाद तो वो तो चले ही गए ईडी का। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो 3 बंधुवर हमारे ईडी में गए हैं भैया, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनकी काम करने की अपनी शैली है, और उस शैली के अंतर्गत इस देश के अंदर पिछले 10 सालों में वो कितने बदनाम भी हुई है वो संस्था, वो हिंदुस्तान के आवाम से छिपा नहीं है। हाँ, अगर वो फिर से कोई इस तरह की जांच करना चाहती है तो वो हिमाचल प्रदेश का कोई थाना या चौकी नहीं है। अगर उनको लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस तरह की उंगली उठाई है तो वो देखेंगे और केंद्रीय एजेंसियां देखेंगी कि कहां पे किस चीज के ऊपर क्या चीज हुई है और किसको परमिशन दी गई है। अगर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेट इट बी कम आउट, वो आ जाएगा सबके सामने। और ये जितनी भी है ये सारी के सारी एक विषय उन्होंने और किया, जो टेंडर्स हुए हैं पिछले कुछ समय से, दुगनी कीमतों पे अवार्ड किए गए सिंगल टेंडर, कई तरह के उन्होंने रोक लगाए हैं, चाहे वो अलग अलग विभाग हैं, उनका जिक्र करना लंबा हो जाएगा। उस पे भी उन्होंने आपत्तियां उठाई हैं। और क्या इतना प्रोसीजरल लैप्स और विसंगतियां हैं टेंडर आवंटन करने में और इसमें, और ये टेंडर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये भी आपत्तियां उठाई हैं। डॉक्टर साहब देखिए, सरकार का कोई भी विभाग है, टेंडरिंग की एक प्रक्रिया है, और जो नियम कायदे टेंडरिंग के बने हैं ये उन्हीं के अधीन हुए हैं। अगर मैं इनसे अब इसकी एवज में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप टेंडर की प्रक्रिया के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है और इन्होंने सवाल खड़ा किया है तो ठीक है, उसका स्वागत है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप पिछले जो अभी 1.5 साल जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हुआ है, आप एक काम करिए ना, पिछले 7-8 साल का ब्यौरा निकाल लीजिए, सारे के सेंडर, हम तो सारे तैयार हैं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जिन लोगों ने इस चीज की है। आप सुधीर शर्मा जी बात कर रहे हैं ना, आपके पास तो विजिलेंस है, आप क्यों नहीं करते? इतने बड़े बड़े घोटाले हैं आपके, लोग जब तक सत्ता में नहीं थे बोलते रहे, विधानसभा के अंदर बोलते रहे, वो कहाँ गौण हो गए? 1.5 साल हो गया, किसी पे कोई जांच की शुरुआत नहीं हुए। आपकी चार्जशीट देखिए हमारी चार्जशीट भी स्टिल स्टैंड है। हमारा जो जल जीवन मिशन की बात थी वो भी ठीक है, और जो आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर घोटाले हुए हैं वो भी ठीक है। शिवधाम की बात आपने मंडी की वो भी साथ है, और जो सेक्शन 118 के लिए कुछ दिनों के लिए जो परमिशन ग्रांट की थी वो भी स्टिल स्टैंड है। लेकिन आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में नहीं है, तो उसकी पक्षधर नहीं रही है। हमें आपदा को फेस किया, हमने डिस्टेबलाइजेशन किया, इन्होंने डिस्टेबलाइजेशन किया, हमने उसको फेस किया। आज अगर हम फिर से 40 सीटों के ऊपर पहुंचे हैं तो हमारी जो आप जिस चार्जशीट की बात कर रहे हैं वो भी स्टैंड है। हमने विकासात्मक कार्यों को भी करना है, इन्वेस्टिगेशन भी करानी है। लेकिन जब ये सारे परिणाम आते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर एक्सपोज हुई है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसमें एक्सपोज हुआ है, तब इनको ईडी की याद आती है, तब इनको सीबीआई की याद आती है, तब इनको इनकम टैक्स की याद आती है। तो ये जो एजेंसीज हैं ये पहले ही एक्सपोज है डॉक्टर साहब, इसमें कुछ नहीं है। और वी आर वेरी ओपन फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस वेरी ओपन, गवर्नमेंट इज वेरी ओपन। अगर ये जाते हैं तो जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज है सब इसमें कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से पहले एक सेकंड के लिए पहले अगर इन्होंने जिस तरह से कहा, फिर एक विधायक जी मुकर गए कि हम तो गए नहीं, है ना, सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुआ। तो अब अगर इस तरह की चीजें होंगी तो एफआईआर पीछे से करने से, इन्वेस्टिगेशन कराने से कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी, सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। मुकरा कोई नहीं है, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, और वो छप भी चुका है सारे खबरों में, ठीक है। चलिए, बात भी हुई है सबकी। पंडित जी के पास जा रहा हूँ मैं। पंडित जी, ये ठीक है, सुक्खू जी कब करेंगे? जैसा कि कह रहे हैं हमारे ध्यान में है, सारे मुद्दे घोटाले हुए हैं पिछली सरकार में, तो मौन क्यों है? ये 1.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, अब कितना समय लेंगे? जांच को भी समय लगता है कहीं ना कहीं। देखिए पथरिया जी, हमारे प्रदेश का इतिहास रहा है, चार्जशीटें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनती है। मुझे कांग्रेस भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उस पर कभी भी गंभीर कार्रवाई होते हुए मैंने आपने अपने 40 साल के पत्रकारिता के इतिहास में नहीं देखी है कि कोई बड़ी कार्रवाई किसी चार्जशीट के आधार पर हुई हो। लेकिन निश्चित तौर पे निशाना भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू है, लेकिन अभी तक जांच में ऐसे को बड़े इशारे नहीं मिल रहे हैं।
लेकिन ईडी की कार्रवाई पर कुछ एक सवालिया निशान टाइमिंग पे लगे थे कि देहरा का उपचुनाव था, उस दौरान ही छापे पड़े, तो वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा था। उसके बाद एक न्यूज एजेंसी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी थी जिसमें पूरी डिटेल थी कि क्या क्या हुआ, किन किन बिल्कुल, लोगों पर सूत्रों से छापेमारी सारी हुई, जानकारियाँ थी। हाँ, क्यों हमीरपुर में किस पर हुई, निदौन में किस पर हुई। तो ईडी से इतनी जबरदस्त जानकारी पॉइंट वाइज बाहर आई थी, और अब ये सत्ता लोग का जो खेल है, है, सत्ता का हाँ, खेल है, सीधा दिखता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्राउंड जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, और आने वाले टाइम मुझे लगता है प्रदेश में बहुत बड़ी हलचल नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी को भी सोचना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा नहीं, टिप्पणियां जो है ईडी पर की है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखते हैं प्रदेश में अब कांग्रेस, एक और कांग्रेस का सत्ताधारी है जहां कांग्रेस, वहां पे अगर अब ईडी आती है तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे निश्चित तौर पे मुद्दा बनाएगी। जाहिर लेकिन है अब लोकसभा में भी नंबर है, राज्यसभा में भी नंबर है, बिल्कुल, करेगी बिल्कुल। कांग्रेस तो कुछ ना मामला कुछ। ये अब बड़ा बनेगा, ये मामला अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन अंत में खुशी की बात है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे सांख्यान जी हैं, विशाल जी हैं, निश्चित तौर पे हम सब एक बात मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ बेईमानी या भ्रष्टाचार हम में से, चाहे कांग्रेस, भाजपा, पत्रकार, आम आदमी, कोई भी किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं कांग्रेस पूरी करेगा। जांच के लिए तैयार है। न्यारे जी का भी मानना है भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं। अब देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। लेकिन पंडित जी देखिए, ज्ञानचंद जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं इस खनन को लेके, उनको 12 जुलाई को ईडी सम्मन करती है कि आप आइए जांच में शामिल होइए, लेकिन वो नहीं जाते हैं, मेडिकल बना लेते हैं। और ज्ञानचंद जी अगर बार बार ऐसा रवैया रखेंगे तो जाहिर है मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी और सरकार की भी बढ़ेंगी। देखिए, अगर आप किसी भी जांच एजेंसी के साथ, जांच एजेंसी छोड़िए, पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, अगर आप वहां नहीं जाते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, देखिए हमारे लोकतंत्र में बहुत बढ़िया बात है कि आपको समझने के एक पक्ष रखने के लिए ज्ञानचंद जी को निश्चित तौर पे जाना होगा, क्योंकि उनके वहां रेड पड़ी थी, कुछ एक दस्तावेज मिले हैं जिसकी उन्हें जानकारी देनी होगी। वो दस्तावेज किस ओर इशारा करेंगे, जांच फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ेगी। अगर वो 3 दस्तावेज, अगर वो 3 बार जो है समन को डिनाई करते हैं तो फिर ईडी फ्री है। आपको पता ही है, राहुल गांधी जी ने भी कोशिश की थी, केजरीवाल जी ने भी कोशिश की थी, वो सब आपके सामने है। लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी एजेंसी है उसकी जांच बिल्कुल, का बिल्कुल। सम्मान करना चाहिए, उनके समन का भी सम्मान करना चाहिए। और अगर आप सही हैं तो आपको अपना पक्ष और दस्तावेज लेकर के आपको जरूर जाना चाहिए। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ईडी की दस्तक जो दोबारा होने जा रही है, क्योंकि फिर से तीनों विधायक ईडी के कार्यालय नई दिल्ली में पहुंचे हैं। कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, कुछ शिकायतों में कुछ अपडेशन कराई है, चाहे नई शिकायतें दी हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में सरकार के विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया है, उसको लेके भी उन्होंने कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में खरीदो-फरोख्त और कई तरह का जो भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने कुछ ध्यान में लाए हैं ईडी के। और ईडी अब हिमाचल की ही लगभग हिमाचल को ही फोकस कर रही है। और लड़ाई जो है, ठीक कहा कि व्यक्तिगत होती जा रही है, मुख्यमंत्री बनाम बागियों के बीच में होती जा रही है ये। और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लेकिन सियासी लड़ाइयों का ये जो सिलसिला दोबारा से चल पड़ा, ये पीछे खत्म हो गया था। तो मैंने ज़िक्र किया जैसा कि पहले के पूर्व मुख्यमंत्रियों का, उनके बीच में चलती रही, लेकिन वो बाद में खत्म हो गई। लेकिन अब ये सियासी लड़ाइयाँ दोबारा शुरू हो गई हैं और व्यक्तिगत भी होती जा रही हैं। तो आने वाले समय में ज़ाहिर है कि कांग्रेस की सरकार भी, उसके पास भी जो पिछली सरकार का रिकॉर्ड है, कहीं न कहीं वो छान रही होगी। इन दिनों छाना भी जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ वो भी निकालेगी और ये इस तरह की लड़ाइयों में ये प्रदेश अब उलझ के रह जाएगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।